बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कॉर्ड्स ऑटो लिमिटेड के नाम से पास पेपर का क्वेश्चन आया कि आपका जो डील करता है किसको, मैन्युफैक्चरर लेसोर को। और इसकी सबसे ख़ास बात क्या है, इसमें यूजीआर भी है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। इसमें जीआरवी भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लीज पीरियड वाला कॉन्सेप्ट है कि इसमें लीज पीरियड की एक्सटेंशन है। ठीक है जी, तो एक लीज पीरियड के ऊपर बहस करनी है आपसे कि लीज पीरियड डिटरमाइन कैसे होगा। मैं आपसे टेक्निकल डिस्कशन सारा कर चुका हूँ, मतलब ये मेन सारे जो बातें वो कर चुका हूँ, लेकिन कुछ एक दो बुनियादी बातें हैं वो भी हमने करनी है। क्वार्ट्ज ऑटो लिमिटेड QAL is engaged in the business of manufacturing of trucks। ठीक है जी, तो QAL जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसकी, ट्रक्स की। ओके ना, since a number of prospective customers do not have adequate funds to purchase the vehicles against full payment। वही सिंपल सी बात, फाइनेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि सब तमाम कस्टमर्स के पास पैसे नहीं होते फौरी तौर पे ट्रक कैश में परचेज करने के लिए, तो लिहाजा QAL provides lease financing facility to its customers। It expects to receive a return at the rate of 15% per annum on the amount of lease। वही कि फिर वो अपना रिटर्न इस पे कितना, जब वो फाइनेंसिंग कंपोनेंट देते हैं तो फिर वो उस पे अपना रेट ऑफ रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करते हैं, 15%। यही उनका जो IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यही उनका इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। अच्छा जी, अब जरा तवज्जो दरकार है बहुत ज्यादा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ऑन 1 जुलाई 2014 QAL जो कि लेसोर है, सोल्ड 7 ट्रक्स टू एमरल्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑन लीज। ये 60 ट्रक्स बेचे गए हैं किसको, एमरल्ड को, एमरल्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी को। The terms of the lease and related information are as follows। The lease period is 4 years। लीज पीरियड 4 साल तय हुआ जो कि नॉन कैंसिलेबल है। एक्सटेंडेबल अप टू द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द ट्रक्स, दैट इज 5 years। तो यूजफुल लाइफ 5 साल है, लीज पीरियड 4 साल है। लेसी के पास ये ऑप्शन है कि वो 1 साल के लिए लीज एक्सटेंड करके लीज पीरियड 5 साल बना सकता है। तो लेसी इस ऑप्शन को अगर एक्सरसाइज करेगा, ये बात इंसेप्शन ऑफ द लीज पे क्लियर है, तो फिर लीज पीरियड कितना है, 5 साल है। ये लेसी डेफिनेटली इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। उसके बाद EGTC has guaranteed, यानी कौन, लेसी, Emerald Goods Transport Company has guaranteed a residual value of rupees 360,000 for each truck। एक ट्रक की GRV कितनी है, 3,60,000। जरा 3,60,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से। सब लोग जरा कर दें बेटा, 3,60,000 को मल्टीप्लाई बाय 7 कर दें, 2,520,000। ओके, ठीक है जी, टिल द एंड ऑफ द 4th month। और अब जरा सिचुएशन समझ लीजिएगा बेटा कि सिचुएशन क्या बन रही है। मैं आपके सामने एक टाइमलाइन बना रहा हूँ, टाइमलाइन क्या है जरा अच्छी तरह इसको देखिएगा और समझिएगा। वन टू थ्री फोर, ये आपका लीज पीरियड है। अगर लीज पीरियड जो है वो यहाँ पे खत्म होता है तो लेसी को GRV पे करनी है, और वो GRV क्या है, 360,000 मल्टीप्लाइड बाय 7। 60 ट्रक्स है ना, तो 2,520,000। ठीक है जी, ओके ओके जना। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला केस क्या आ रहा है हमारे पास, मजीद हाउएवर। अच्छा, ये GRV कहाँ पर है, 4थे साल के एंड पर, जहां पे लीज एक्सपायर होगी। हाउएवर गारंटी वुड लैप्स इफ द लेसी, if the lease term is extended to the 5th year।
टू द 5th ईयर। गारंटी लैप्स कर जाएगी अगर लेसी 1 साल और कंटिन्यू कर ले लीज को, यानी 5 साल लीज पे ले, एसिड लीज पे ले ले, 1 साल का रेंटल और पे कर दे, 1 साल और यूज कर ले, तो फिर जीआरवी खत्म हो जाएगी, जीआरवी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। EGTC will return the truck at the end of lease term, और चाहे 4 साल पे लीज खत्म हो चाहे 5 साल पे लीज खत्म हो, लेसी लेसोर को एसेट वापस करेगा, यानी एसेट को डिस्पोज ऑफ करने का राइट किसके पास है? लेसी के पास, सॉरी लेसोर के पास। तो भले जीआरबी हो भले यूजीआरबी हो, लीज टर्म के एंड पर एसेट जो होगा वो लेसोर को ट्रांसफर किया जाएगा, किसकी तरफ से? लेसी की तरफ से। यानी आसान लफ्जों में राइट ऑफ डिस्पोजल जो है वो लेसोर ने अपने पास ही रखा हुआ। उसके बाद जनाब लीज रेंटल्स अमाउंट टू ₹2,715,224 पर एनम एंड आर पेएबल इन एरियर्स ऑन 30th जून। और लीज रेंटल जो है वो कितने हैं? 27,15,224। ठीक है जी, तो समझ जाए आप जरा यहाँ पर 27,15,224, 27,15,224। $27,15,224। और यहाँ पर भी जीआरबी से पहले 27,15,224 प्लस जीआर। ठीक है जी। लेकिन अगर लेसी इसको 1 साल एक्सटेंड कर लेता है तो फिर ये अमाउंट पे नहीं करना होगा, और जो पेमेंट यहाँ पर होगी वो कितनी होगी? 27,15,224। तो अगर आप 1 साल के लिए लीज कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर जीआरबी वुड लैप्स, जीआरबी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप 4 साल के एंड पे लीज पीरियड एंड करेंगे तो आपकी जीआरबी लैप्स नहीं होगी, बल्कि ये लेसी को पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये लेसी के हिस्से की गारंटी है जो लेसी बेयर करेगा, इस तरह समझ लें आप। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक इज 900,000, और हर ट्रक की जो इन्वेंट्री वाली कॉस्ट है, जो इन्वेंट्री में ट्रक रखा हुआ है, कितने का रखा हुआ है? 9 लाख का, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है, उसको खुद कितने का पड़ा बनाकर? 9 लाख का। प्राइस इन केस ऑफ आउटराइट सेल इज ₹1,350,000 पर ट्रक। और जब आप उसको आउटराइट सेल करते हैं, ठीक है, तो आउटराइट सेल पे कितना है भाई? आउटराइट सेल पे कितना है? आउटराइट सेल पर यानी सेलिंग प्राइस जो है वो 13,50,000 रुपए पर ट्रक है, ये उसकी हो गई फेयर मार्केट वैल्यू। तो ये सारी बातें आपको एक एक करके क्लियर हो रही है? अच्छा बिल्कुल सही है। 13,50,000 को मल्टीप्लाई बाय 7 कर दे तो आपका बनेगा 9,450,000। करेक्ट, ये सेलिंग, ये फेयर मार्केट वैल्यू सेल वैल्यू बन गई। अच्छा लेकिन याद है ना सेल किस पे रिकॉर्ड करनी, ये भी याद होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद अब ये कमाल बात है, देखो वो कहता है एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू। अगर एसेट डिस्पोज ऑफ होगा कहां पर? चौथे साल के एंड पर, तो रेजिडुअल वैल्यू कितनी मिलेगी मार्केट से? 1.5 लाख रुपए। और जरा सोचिए लेसी ने गारंटी कितनी दी हुई है? भाई रिस्पॉन्स चाहिए पॉइंट, अब ये कंक्लूसिव पॉइंट है अगर आपको जीआरबी और यूजीआरबी समझना है बेटा। अगर 4 साल के एंड पे एसेट लेसी लेसोर को वापस करे और लेसोर उसको चौथे साल के एंड पे बेचे, तो मार्केट से कितनी वैल्यू मिलनी है? 1.5 लाख रुपए। यस और नो? ठीक है। अच्छा अब ये बताइए लेसी ने गारंटी कितने अमाउंट की दी हुई? तो 360 में से 1.5 लाख तो मिलेंगे, रिकवर हो जाएंगे।
कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? 2,10,000 का पर ट्रक लॉस हुआ लेसी को। इस केस 2,10,000 पर ट्रक का लॉस हुआ लेसी को। अगर वो 4 साल के एंड पे लीज क्या करता है, एंड करता है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि वो लीज को एक्सटेंड कर ले और 1 साल का रेंटल पे करके 1 साल एसेट यूज भी कर ले, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी ले ले, उसकी जेब से पैसे भी जाएं और जीआरवी क्या हो जाए, लैप्स हो जाए, और फिर लेसोर जाने और उसका एसेट जाने और लेसोर उसको 5वें साल के एंड पे डिस्पोज ऑफ कर दे। क्या ख्याल है? एक डिसीजन मेकर बन के सोचिए कि लेसी को 2,10,000 रुपए पर ट्रक लॉस बेयर करना है या कुछ रेंटल ऊपर पे करके वो 1 साल एसेट को यूज भी कर ले और वो लीज पीरियड एक्सटेंड कर ले। हाँ बेटा, हुजूर अहमद कोई सवाल है तो बताओ, क्या ख्याल है बेटा? तो 2,10,000 के हिसाब से आप लगा लो 7 ट्रक की पेमेंट, 7 ट्रक की पेमेंट आप 2,10,000 के हिसाब से लगाओ। 2,10,000 के हिसाब से आप 14,70,000 का लॉस हो रहा है स्ट्रेट आपको। इससे बेहतर नहीं है कि आप पेमेंट करो लीज रेंटल की, 1 साल यूज करो और छुटकारा हासिल करो, जीआरबी लैप्स करवाओ, फिर लेसोर जाने और उसका एसेट जाने। क्या कहते हैं? तो अगर इस क्वेश्चन को हम एनालाइज करें, और जिस वक्त ये पास पेपर में आया था उस वक्त डिसीजन स्टूडेंट ने लेना था, लेकिन आई कैप ने ये क्वेश्चन बैंक फिर बोल रहा हूँ पुराना है। अब ये क्वेश्चन क्योंकि आई कैप ने क्वेश्चन बैंक से रिमूव कर दिए हैं, तो मैं जानबूझ के पुराने क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो अच्छे क्वेश्चन वो रिमूव कर दिए गए, क्योंकि आई कैप ने मुस्तकबिल में पास पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन टेस्ट करना है। तो ये आपकी तैयारी अच्छी हो जाए तो मैं पुराने वाले क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये आई कैप का पास पेपर है। अगर आप पास पेपर जाके देखते हैं तो आपको ये पास पेपर से भी मिल जाएगा क्वेश्चन बेटा। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ? 4 साल के एंड पे जो रेजिडुअल वैल्यू मार्केट से मिलेगी वो 1.5 लाख रुपए है, जो लेसी ने गारंटी दी और 3,60,000 रुपए स्ट्रेट जो है लेसी 2,10,000 के घाटे पे है पर व्हीकल, तो नुकसान लेसी का हो रहा है। तो इससे बेहतर है लेसी एक्सटेंड कर ले लीज को। अच्छा जी, जब लेसी लीज को एक्सटेंड करेगा तो 5वें साल के एंड पे जो रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 1 लाख रुपए। द एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ईच ट्रक एट द एंड ऑफ 4th and 5th ईयर इज 150,000 and 100,000 रिस्पेक्टिवली। तो 5वें साल के एंड पे जो रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 1 लाख रुपए। तो 60 ट्रक की कितनी हो जाएगी? 7 लाख रुपए। और इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा रही। 5वें साल के एंड पर, चौथे साल पे जीआरबी लैप्स कर जाएगी, तो 5वें साल के एंड पे कोई अलग से जीआरबी क्रिएट नहीं होगी। इसका मतलब लाख रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 7 करें, 7 लाख रुपए बन जाएगा। और अगर लेसी लीज को एक्सटेंड करता है तो 7 लाख रुपए क्या कहलाएगा बेटा? यूजीआरबी। यूजीआरबी समझे बात या नहीं? तो अगर मैं लीज पीरियड कितना मानता हूं, अगर मैं लीज पीरियड कितना मानता हूं, 5 साल, तो फिर 5 लीज पेमेंट्स आएंगी और एक यूजीआरबी आएगी। ठीक है? और अगर मैं लीज पीरियड कितना मानता हूं? 4 साल, तो 4 लीज पेमेंट्स आएंगी, 4 लीज पेमेंट्स आएंगी और जीआरबी आएगी। सही है? और अगर ये जीआरबी परसेंटेज नहीं है, मतलब ये पार्ट जीआरबी नहीं है, तो फिर जीआरबी की प्रेजेंट वैल्यू निकालते ही जो आंसर आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो लीज पेमेंट होगी वो फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर होगी। लेकिन अगर ये जीआरबी 360 रुपए 1.5 लाख से अबव है, उससे हटकर है, और 1.5 लाख उसके अलावा है, तो फिर 1.5 लाख की भी निकालनी पड़ेगी प्रेजेंट वैल्यू। फिर इसका मायना ये ले जाएगा कि 3,60,000 रुपए पूरी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, बल्कि जो टोटल रेजिडुअल वैल्यू बननी चाहिए उसमें जितने पोर्शन की गारंटी लेसी ने दी है, लेसी वाला पोर्शन है, और कुछ पोर्शन जो है वो अनगारंटीड है। तो अब समझना ये पड़ेगा 360 में 1.5 लाख शामिल है या नहीं है। अगर हम 360 में 1.5 लाख शामिल मानते हैं तो फिर हमें 360 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और अगर 360 की प्रेजेंट वैल्यू निकालने से ही लीज पेमेंट के साथ
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर आती है तो फिर हमें 1.5 लाख की अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होगी। और अगर लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 7 की प्रेजेंट वैल्यू ये एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर अगर नहीं आती तो फिर मुझे 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 की अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और जीजीआर भी अलग से आके ऐड होगी। क्या ये बात आप लोग समझ रहे हैं बेटा जो मैं बोल रहा हूं? जवाब दीजिए, आपके जवाब का मुंतजिर रहता हूं। ठीक है, अच्छा तो ये केस जो 2 है ना ये आप करके बताएंगे मुझे। अभी तो मैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट देख रहा हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? assuming that QL and EGTC intend to extend the lease। चलो जिंदगी आसान कर दी एग्जामिनर ने एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन जब ये ओरिजिनल क्वेश्चन आया था जिंदगी आसान नहीं थी, जिंदगी मुश्किल में थी। ये तो क्वेश्चन बैंक में आके जिंदगी आसान कर दी कि हाँ भाई बता दिया कि QAL का इंटेंशन है, EGTC का इंटेंशन है लीज को एक्सटेंड करने का। तो प्रैक्टिकली ऑप्शन दिया किसने? लेसोर ने, उसका तो इंटेंशन होगा ही ना। अब बात किसके जवाब पर आएगी? ईजीटीसी का इंटेंशन है क्या नहीं? तो ईजीटीसी का इंटेंशन तो हमने असेस कर लिया, टेक्निकली वो इंटेंशन होना चाहिए वरना उसको लॉस हो रहा है अच्छा खासा। क्या ख्याल है? तो जिसने ऑप्शन दिया उसका तो इंटेंशन बनता ही बनता है। अब जो ऑप्शन अवेल करेगा उसके इंटेंशन पे बात रुकेगी। तो ईजीटीसी को जीआरवी ऑप्ट करके जो है वो लॉस हो रहा है तो इससे बेहतर है ईजीटीसी क्या करेगा? उस लॉस से बचेगा और लीज पीरियड को एक्सटेंड कर लेगा। ऐसा ही तो इस तरह दोनों का इंटेंशन प्रूव हो जाएगा अगर ये लाइन ना लिखी हो तब भी। क्या ख्याल है यार? जवाब दे दिया करो भाई। आगे बढ़े भाई। ओके, assuming that QAL and EGTC intends to extend the lease for a period of 5 years, prepare journal entries to record transaction for the year ended 30th June 2015। एक साल की ट्रांजेक्शन मांगी आपकी 30 जून 2015 की। 1 जुलाई 2014 को लीज कमेंसमेंट शुरू होती है। लीज कमेंसमेंट ऑफ द लीज कब से है? 1 जुलाई 2014 से। और ईयर एंड कहाँ पर है? 30 जून। तो एक साल जहाँ पे एंड होगा वहीं की अकाउंटिंग आपसे मांगी जा रही है। तो बड़ा सिंपल सा मामला है, पहले कुछ वर्किंग्स का परफॉर्म करके देखते हैं। और लीज पीरियड कितना अज्यूम कर रहे हैं हम सॉल्यूशन करते वक्त? 5 साल। फिर 4 साल से आपको ट्राई करना है। चलें, वर्किंग शुरू कर रहा हूँ। वर्किंग नंबर 1, GIL NIL एंड UFI। ठीक है, सबसे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, GIL। अच्छा, लीज पेमेंट्स, एक लीज पेमेंट कितनी है? 27,15,224। मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 लीज पेमेंट आ गई बेटा। बताइए जरा इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13,576,120।
ठीक है जी। ऐड फॉर्मेट है जीआरवी, कोई जीआरवी नहीं है क्योंकि लीज पीरियड एक्सटेंड हो गया, जीआरवी लैप्स कर गई। 13,576,120। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा, वरना आप डायरेक्ट इसमें ऐड कर दें यूजीआर। क्या ऐड किया? यूजीआरवी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 7, 60 ट्रक है ना, हर ट्रक की 1,00,000 रुपए, 7,00,000। क्या आंसर बना? 14 मिलियन 15 मिलियन या 14 मिलियन 14 मिलियन 276,120। ठीक है जी। इसमें से लेस करवा दें क्या? नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, जो कि हमेशा मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर वाले केस में किसके बराबर आनी चाहिए बेटा? फेयर मार्केट वैल्यू के। बच्चे याद है ना आप लोगों को? और नॉन डीलर वाले केस में फेयर मार्केट वैल्यू प्लस आईडीसी, अगर है तो। नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, चीजें भुला मत देना बेटा। अच्छा जी, अब क्या करो भाई, जल्दी से निकालो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, ठीक है जी। 2,715,224 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1.15 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.15। बताओ जरा क्या आंसर आता है? बताओ जरा क्या आंसर आता है? कोई बेटा जल्दी बताओ क्या आंसर आता है? 9,101,852। ठीक है जी। इसमें ऐड कर दें जीआरवी, तो नहीं, अब डायरेक्ट ऐड क्या कर दें? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। ठीक है, इतनी बेटा 7,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 की पावर -5। ठीक है। हाँ जी, कितना आंसर आया बेटा? 348,024। ठीक है, इसका सम करें, कितना बनता है सम? 9,101,852 प्लस 348,024, सम कितना बना? 9,449,876। और 13,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7 के हिसाब से जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है?
एक ट्रक जो है वो सेलिंग प्राइस के लिहाज से 13,50,000 रुपए का है ना बट, और 60 ट्रक 9,45,000, 9,450,000 सॉरी 9,450,000, ये आ रहा है 9,449,879। तो ये थोड़ा सा राउंडिंग का एरर है, कितने का, चंद रुपए का मेरे ख्याल से 879 और क्या कहते हैं 876, तो 24 रुपए अगर इसमें ऐड करें 124 रुपए का फर्क आ रहा है। 124 रुपए इज मटेरियल, क्योंकि ये आईआरआर की राउंडिंग का एरर है बेटा। असल में जो आईआरआर है वो 15% से थोड़ा सा कम है, 14.9999 समथिंग ऐसा कुछ चल रहा है, 9899। तो आईआरआर को अगर राउंड कर दिया होगा उन्होंने 15%, तो क्या कर दिया, उसकी वजह से थोड़ा सा बारीक सा एरर आ रहा है 124 रुपए का। इतनी कोई बड़ी बात नहीं, ये तकरीबन आपके एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू है। सही है बेटा, सबको क्लियर है बात कि ये 9,449,876 फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर है। ये बात ध्यान में रखें सब लोग, बस खाली 124 रुपए का फर्क आ रहा है, वो रेट की राउंडिंग का एरर है। तो यूएफआई कितनी आ गई, आनंद फाइनेंस इनकम, यूएफआई कितनी आ गई, 4,826,244, ये कहलाएगी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम यूएफआई। ठीक है बेटा, अब बारी आती है एंट्रीज बनाने की। ठीक है, तो एंट्रीज कैसे बनेंगी, फर्स्ट जुलाई डेट इसकी क्या है, 1 जुलाई 2014। फर्स्ट जुलाई 2014, फर्स्ट जुलाई 2014। तो बेटा तुम तो सोचो तुम्हें कम मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है, इतना तो बेटा डिस्काउंट, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन में तो डिस्काउंट अगर देखो तो कितना बनता है जरा, इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसका जरा 10-5% डिस्काउंट निकाल के देखो तो खुद ब खुद देखो पेप्सी क्या कहते हैं, पेप्सी का ट्रक भी आ जाएगा उसके अंदर बेटा तुम्हारे पास। तो 124 रुपए डिस्काउंट देना कोई बुरी बात नहीं है तुम्हारे लिए। 1 जुलाई 2014, एफएलआर डेबिट, ग्रॉस वैल्यू बताइए एफएलआर की, अभी तो वर्कआउट की ग्रॉस वैल्यू 14,276,120, एफएलआर डेबिट 14,276,120। अब ये मैन्युफैक्चर लेस हो रहा है, क्या रिकॉर्ड करेगा, डिस्पोजल ऑफ एसिड रिकॉर्ड करेगा, सेल रिकॉर्ड करेगा, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, सेल फेयर मार्केट वैल्यू पर या फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर, सवाल ये। सेल किस पे रिकॉर्ड करेगा, फेयर मार्केट वैल्यू पर या फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर। देखो सेल उस वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है जो हमें रिकवर हो। आपको सोचना क्या, देखें वही मिस्टेक कर रहे हैं आप, यहाँ पे जरा देखिएगा, जो मैं चाह रहा हूं ना आपको समझाना कि आप मेरी बात जबानी कलामी नहीं सुन रहे, तो मैं सुन जरा। सोचना यह है कि लेसी आपको क्या पे करेगा, ये पे करेगा, उसमें क्या ये शामिल होगा, क्या लेसी से टोटल ये अमाउंट रिकवरेबल है जो कि फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर है, या लेसी से ये वाला अमाउंट रिकवरेबल है। लेसी से क्या रिकवर होगा, लेसी से 9,100,852 रिकवर होगा या लेसी से 9,449,876 रिकवर होगा। और बाकी जो एसिड को डिस्पोज ऑफ करके
हाँ, तो इसका मतलब लेसी से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट रिकवर होगी। तो इसका मतलब क्या है, सेल का मतलब क्या है कि मैंने राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट बेचा। किसको बेचा? लेसी को बेचा। क्या मैंने पूरी फेयर मार्केट वैल्यू का राइट बेच दिया? कुछ राइट मैंने अपने पास भी रखा। तो अगर मैंने कोई राइट अपने पास रखा है तो वो राइट मेरे पास रिटेन होगा, वो मैंने बेचा नहीं है। अपने पास राइट रखा डिस्पोज ऑफ करने का, तो जितना राइट मैंने अपने पास रखा उसको छोड़ के बाकी जो राइट मैंने बेच दिया है वो मेरी सेल वैल्यू है। कॉन्सेप्ट ये है। अगर मैंने 100% राइट ट्रांसफर कर दिए थे जिसमें एसेट को डिस्पोज ऑफ करने का राइट भी था, तो फिर तो सिंपल सी बात है, मेरा आंसर फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर आना चाहिए। तो लेसी को मैंने क्या राइट बेचा? मैंने लेसी को राइट बेचा 9,101,852 का, तो सेल इस पे आनी चाहिए। कुछ समझे बात या नहीं? अब जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं सेल इस पे क्रेडिट कर देता हूं 9,101,852 पर, तो जरा अब बताइएगा डिफरेंस क्या आता है? अब बताइए डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस नहीं, यूजीआर भी बोलो नहीं, अमाउंट निकाल के बताओ बेटा जैन। डिफरेंस क्या आ रहा है? यूजीआर। अरे डिफरेंस यूजीआर भी थोड़ी है, यूएफआई है बेटा, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्या हो गया आप लोगों को यार? यूजीआर भी कहां से आ गया? डिफरेंस डिफरेंस बताओ डिफरेंस। 14,976,120 और 9,101,852, डिफरेंस बताओ। हाँ, 5,174,268, 5,174,268। अब एक प्रॉब्लम हो रहा है सर, प्रॉब्लम क्या हो रहा है जरा देखते हैं आगे चल के। सर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सर ये जरा देखें यूएफआई यहां तो आपने कितनी कैलकुलेट की थी? 4,826,224। और जब मैं सेल रिकॉर्ड करता हूं किस पर? किस पर? लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू। तो अगर मैं सेल रिकॉर्ड करता हूं प्रेजेंट वैल्यू पर, तो मेरा डिफरेंस तो यूएफआई का ज्यादा आ रहा है। यस, तो इसमें यूजीआरबी भी शामिल हो गई है। तो जरा सब लोग क्या करो, 4,826,244 और 5,174,268 जो डिफरेंस आ रहा है और जो डिफरेंस आना चाहिए उसका जरा डिफरेंस निकाल लें। सर यूएफआई आनी चाहिए 4,826,244, लेकिन यूएफआई आ रही है कितने से? 5,174,268 से। बोले सब लोग बेटा डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस चेक करें, सब लोग कैलकुलेट करें, सब लोग पार्टिसिपेट करें यार। सर डिफरेंस वही आ रहा है 3,48,024, मतलब क्योंकि मैंने सेल जो है वो 3,48,024 से कम रिकॉर्ड की है, इसलिए मेरा डिफरेंस जो है वो 3,48,024 से बढ़ रहा है। ऐसा है कि नहीं? अगर मैं सेल 3,48,024 से बढ़ा के लिखता तो सेल रिकॉर्ड होती फेयर मार्केट वैल्यू पर, तो फिर वो डिफरेंस नहीं आता। तो यानी मैंने 3,48,024 रुपए का राइट जो है वो लेसी को सेल नहीं किया है। मैंने 100% राइट ट्रांसफर नहीं किया है। मैंने सब्सटेंशियल मेजोरिटी राइट ट्रांसफर कर दिए हैं। मैंने 95%, 90% राइट ट्रांसफर कर दिया है। मैंने 5 से 10% तक का राइट अपने पास रखा है। क्या ख्याल है? तो क्या मैंने एसेट को फुल सेल किया या पार्ट सेल किया? उसका 100% राइट सेल किया या पार्ट सेल किया? पार्ट सेल किया। अब तवज्जो चाहिए आप सबकी तरह, देखिएगा अब तवज्जो, भरपूर तवज्जो। तो अब मैं यहां एंट्री बनाने जा रहा हूं किसकी? कॉस्ट ऑफ सेल की। क्या एंट्री है भाई? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। एक ट्रक कितने का भाई? कॉस्ट के लिहाज से कितने का था एक ट्रक? एक ट्रक कॉस्ट के लिहाज से था 9 लाख रुपए का। तो 9 लाख को जरा मल्टीप्लाई कर दें भाई, ये लिखा हुआ 9 लाख रुपए जिनको दिखाई ना दे रहा हो।
ठीक है जी। 9 लाख को मल्टीप्लाई बाय जरा 7 कीजिए सब लोग बेटा। 60 ट्रक बेचे ना आपने। 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 कीजिए बेटा। 6,300,000। करेक्ट। 6,300,000। यस और नो बेटा, जल्दी बोलिए। तो एक सवाल यहां पे करने जा रहा हूं, इन्वेंट्री तो चली गई मेरे पास से, बिक गई, तो इन्वेंट्री तो क्रेडिट होनी होनी है, सही है ना? इन्वेंट्री तो क्रेडिट होनी होनी है, क्या ख्याल है? होनी है ना इन्वेंट्री क्रेडिट? इन्वेंट्री तो क्रेडिट होनी होनी है। लेकिन जब मैंने 100% सेल नहीं किया तो कॉस्ट ऑफ सेल भी तो 100% नहीं आनी चाहिए ना यार। जितना परसेंट मैंने एसेट सेल किया उतने परसेंट कॉस्ट ऑफ सेल आनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल भी तो 100% नहीं आनी चाहिए। तो अब मैं एक एंट्री और पास कर रहा हूं, उस पर गौर कीजिएगा जरा। मैं कह रहा हूं कि जनाब कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, कि मैं अपनी कॉस्ट ऑफ सेल में से उतने पोर्शन को अपना एक्सपेंस नहीं मानता जितना पोर्शन मैंने सेल नहीं किया, 348,000, और उसको मैं उसी अमाउंट से ले रहा हूं क्योंकि इस पोर्शन पे कोई मार्कअप मेरा मौजूद नहीं है, इस पोर्शन पे कोई मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा, तो ये पोर्शन जितना सेल में उतना ही कॉस्ट ऑफ सेल में। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू से, और जितने अमाउंट से मेरी यूएफआई ज्यादा आ रही थी ना, यूएफआई डेबिट, $348,024। तो जितने अमाउंट से यूएफआई बढ़ा के ला रहे थे वो यूएफआई से डेबिट किया, तो क्या हुआ? यूएफआई 3,48,024 से कम हो गई, और यूएफआई अब वही बन गई जो आनी चाहिए। और जो कॉस्ट ऑफ सेल 100% रिकॉर्ड हुई थी, कॉस्ट ऑफ सेल से उतना पोर्शन का कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब ये मैंने 3 स्टेप में एंट्री बनाई है। आप आई कैप क्या करता है? आई कैप इसको एक एंट्री बनाता है, कंपाउंड एंट्री। अब आप चाहें तो इसकी एक कंपाउंड एंट्री बनाओ। कंपाउंड एंट्री क्या है बेटा, गौर से देखिएगा, FLR डेबिट। अब इस देखें बैलेंसिंग वैल्यू जाएंगी सारी की सारी खुद ब खुद, 14,276,120। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इसको भी डेबिट नहीं कर रहा हूं। सेल्स क्रेडिट 9,101,852। ठीक है जी। इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 6,300,000। सही है। अब एक काम करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल है 6,300,000, लेकिन स्टैंडर्ड बोलता है जब यूजीआरवी हो तो तुम कॉस्ट ऑफ सेल में से यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर दो, 348,024। तो कॉस्ट ऑफ सेल अब कितनी आई बेटा? 5,951,976। अब एक काम करो आप लोग, क्या अब आप डिफरेंस निकाल लो, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस यूएफआई के बराबर होगा। यूएफआई को निकालो बतौर बैलेंसिंग फिगर, 14,276,120 से एफएलआर डेबिट, 5,951,976 से कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, डेबिट डेबिट दो बैलेंस प्लस हो गए, सेल्स क्रेडिट 9,101,852 से, इन्वेंट्री क्रेडिट 6,300,000 से, और आप डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस आपकी वो यूएफआई कितनी? 4,826,244। ये वही यूएफआई है जो यहां पर पीछे मौजूद है। ये मौजूद है यहाँ पर बेटा, ये आपके सामने। ये आंसर आपका क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ठीक है। तो बात ये है कि जितने अमाउंट से हमने कॉस्ट ऑफ सेल कम की है ना,
उतना अमाउंट ऑलरेडी हमारे एफएलआर में डेबिट हुआ। एफएलआर में लीज पेमेंट्स भी हैं, एफएलआर में यूजीआरबी भी है। तो आप ये बोलेंगे सर आपने इन्वेंट्री 100% से क्रेडिट की लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल कम से डेबिट की, तो जितने से कॉस्ट ऑफ सेल कम से डेबिट हो उतने से अमाउंट ऑलरेडी मेरे एफएलआर में शामिल है, और वो मेच्योर होकर जो होगा वो पहुंच जाएगा कहाँ पर। अगर मैं एफएलआर में से यूएफआई माइनस करता हूँ तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट लीज आता है, और वो नेट इन्वेस्टमेंट लीज जो होगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू यूजीआरबी के बराबर होगा। वो जो मैंने यूजीआरबी को यानी जो मैंने इन्वेंट्री क्रेडिट की है जिसमें यूजीआरबी वाला पोर्शन भी शामिल है, वो ऑलरेडी एफएलआर में क्या हुआ, डेबिट हुआ है। तो डुप्लीकेट ना हो, डबल डेबिट ना हो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल 100% डेबिट करने से यूडीआर वाला पोर्शन जो था वो डुप्लीकेट हो रहा था, डबल डेबिट हो रहा था कॉस्ट ऑफ सेल में। इसकी वजह से आपका डिफरेंस जो था वो यूएफआई का ज्यादा आ रहा था। ठीक है ना। तो जो पोर्शन मैंने सेल नहीं किया वो पोर्शन मेरी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट भी नहीं बनेगा, और वो पोर्शन में एसेट के वापस आने के बाद रिकवर करूंगा। तो जब आप ये जो 5 साल है ना, 5 साल का जब आप क्या करोगे, ये कंप्लीट करोगे ये इसका शेड्यूल, लीज शेड्यूल, तो 5वें साल के एंड पर आपके पास जो आंसर बचेगा वो यूजीआरबी के बराबर बचेगा। हाँ बेटा, अब क्या करें मजीद, अब उसकी पेमेंट दिखानी है, आखिरी पेमेंट दिखा दें भाई। पेमेंट क्या है, 30 जून को 30 जून 2015। जवाब दें। बैंक डेबिट हुआ, एफएलआर क्रेडिट हो गया। फिर एक एंट्री और बनेगी, यूएफआई डेबिट, एफआई क्रेडिट। अच्छा जी, पेमेंट कितनी आ रही है भाई, 27 लाख, 2,715,224। तो ये 2,715,224, 2,715,224। ठीक है। और जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो कितनी थी, सब मिलाकर एनआईएल की वैल्यू 9,449,876। इस पे निकालें 15% इंटरेस्ट, निकालिएगा 15% इंटरेस्ट कितना बनेगा इसका भाई, बराए मेहरबानी निकाल दें 15% इंटरेस्ट। 9,449,876, 1,417,481। जवाब दीजिए बेटा। ये 1 साल की एंट्रीज मैंने कंप्लीट कर दी आपके सामने। अब यहाँ पर ये आज आपका समझ लें सारे केसेस कंप्लीट हो गए यहाँ पर आकर, एंट्रीज के लिहाज से, चाहे लेसॉर हो, डीलर हो, नॉन डीलर हो, यूजीआरबी हो ना हो, तकरीबन जो भी मामला थे मैंने आपके सामने रख दिए। बोलिए कोई परेशानी। फराज कैलकुलेशन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा यार, फराज पार्टिसिपेट नहीं करता कैलकुलेशन, पता नहीं फराज है या नहीं क्लास में। फराज नहीं है। हाँ जी बेटा, सवाल कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई मसला। अच्छा हाँ जी बताइए, बोलिए बेटा। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा हुसैन रजा? सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, सब लोगों से रिस्पांस कर दें बराए मेहरबानी। सच्चाई वाला रिस्पांस।
हाँ तो एंट्रीज तो ये लो बेटा, जितनी बार देख लो तुम एंट्रीज। ठीक है, रिकॉर्डिंग दोबारा देखेंगे, अच्छी बात है यार। आसरा, रिकॉर्डिंग का आसरा। हाँ जी, देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट लिया। रिमेनिंग स्क्रीनशॉट भी ले लिया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब एक काम ये करना है आप लोगों ने, तब बात बनेगी ना। अगर फर्ज करें कि लेसी ये लीज एक्सटेंड ना करता, तो लीज कहाँ एंड होती? 4 साल के एंड पर। तो कमाल बात तो जब होती ना, जब ये लीज कहाँ एंड होती? 4 साल के एंड पर। आप करके बताते हैं फिर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व। 4 साल के एंड पे सॉल्व करके बताते हैं ना, तो बात बनती ना बेटा। तो अगर मैं बोलूं 4 साल वाला केस करके दिखाओ, तो करके दिखा दोगे आप लोग? जवाब दो। फिर उसमें आपको देखना है कि 1.5 लाख वाली आपको यूजीआरबी कंसीडर करनी है कि नहीं करनी। यानी 3,60,000 से अबव यूजीआरबी है या 1.5 लाख रुपए उसमें शामिल है या नहीं। ये मालूम कैसे लगेगा आपको? जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, तब आपको मालूम होगा कि 1.5 लाख रुपए 360 में इंक्लूडेड हैं या 1.5 लाख रुपए 360 के अलावा हैं। तो असल जो रेंटल वैल्यू है वो, मतलब यानी जो गारंटी दी गई है वो 1.5 लाख से अबव की ली गई है। 1.5 लाख तक गारंटी जो थी वो क्या थी? ठीक है, तो आपको ये देखना है बेटा, सॉल्व करना है। कर लेंगे सॉल्व इसको, फिर नोट्स बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। नोट्स टू द अकाउंट्स, हर क्वेश्चन के एंड पे एक रिक्वायरमेंट मिलेगी आपको, नोट्स टू द अकाउंट्स। तो आप इसको कंप्लीट कीजिएगा सब लोग बेटा, ठीक है? कर लेंगे कंप्लीट। चलें, बाकी पर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसको। यहाँ तक मैं इसको स्टॉप करता हूँ। कल वाली जो लास्ट क्लासेस वाली दोनों रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड हो चुकी हैं बेटा, पार्ट ए और पार्ट बी करके। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।